नमस्कार बच्चों। बाबर के विषय में बनाए गए इस दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको बताया था कि बाबर पर प्राय 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक, बाबर के भारत पर आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति, और दूसरा, एक विजेता के रूप में बाबर की उपलब्धियों का मूल्यांकन। इस वीडियो में हम दूसरे प्रश्न के साथ डील करेंगे। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, बाबर मध्य एशियाई क्षेत्र फरगना का शासक था, लेकिन मध्य एशियाई सत्ता संघर्षों के कारण उसे फरगना से निष्कासित कर दिया गया। 1508 में बाबर ने काबुल को जीता और कुछ समय बाद कंधार पर भी विजय करने में वह सफल रहा। आप जानते हैं, काबुल और कंधार अफगानिस्तान में है और उत्तर पश्चिमी सीमांत, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर ये इलाका स्थित है। मतलब बाबर भारत के नज़दीक आ गया और काबुल कंधार का शासक बनने के बाद उसे भारत की राजनीति को नज़दीक से देखने का मौका मिला। और ठीक इसी समय इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट लोदी सरदारों जैसे कि दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने उसे भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दिया। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में राणा सांगा की तरफ से उसे आमंत्रण दिए जाने का उल्लेख है, लेकिन किसी अन्य स्रोत में, बाबरनामा के अलावा किसी अन्य स्रोत में इस बात की पुष्टि नहीं होती कि राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दिया था। तो असंतुष्ट लोदी सामंतों के बुलाने पर वो भारत आया। पानीपत की विजय से पहले उसने भारत पर 4 बार आक्रमण किए थे। 5वां आक्रमण पानीपत युद्ध के समय हुआ। पहला आक्रमण 1519 में बाजौर पर किया और इसी आक्रमण के समय उसने भीरा के किले को जीता। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि भीरा को जीतने के समय ही उसने सबसे पहले तोपखाने या बारूद का इस्तेमाल किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ उज़्बेकों की युद्ध नीति, तुलुगमा युद्ध पद्धति और तोपों को सजाने की उस्मानी या रूमी विधि का प्रयोग किया था। इन दोनों टर्म्स पर, तुलुगमा युद्ध पद्धति और उस्मानी विधि पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तुलुगमा पद्धति के तहत दुश्मन की सेना को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया जाता है। यह युद्ध पद्धति बाबर ने मध्य एशिया में उज़्बेकों से सीखी थी। दूसरी, तोपों को सजाने की, तोपों को अरेंज करने की स्टाइल थी, जिसे उस्मानी विधि या रूमी विधि कहा जाता है। इसका प्रयोग उस्मानियों ने सफवी शासक शाह इस्माइल के खिलाफ युद्ध में किया था, इसलिए इसका नाम उस्मानी स्टाइल हो गया। पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान नाम के 2 योग्य तुर्की अधिकारियों ने किया था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह से परास्त हुआ। युद्ध क्षेत्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पराजय के पीछे जो मूलभूत कारण था वो ये था कि उत्तर भारतीय शासकों में एकता का अभाव था। उत्तर भारत के किसी भी शासक ने, जैसे कि राणा सांगा हो गए, उनकी सहायता नहीं की युद्ध में। और दूसरा, खुद अफगान साम्राज्य में ही फूट थी। अफगान सरदार इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट थे, इतने ज़्यादा असंतुष्ट थे कि उसके परिवार के सदस्य, जैसे कि उसके चाचा आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी, ने स्वयं बाबर को उस पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया।
पानीपत के प्रथम युद्ध को अगर हम परिणाम की दृष्टि से देखें तो उसका परिणाम भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि भारत के भाग्य का कोई निर्णय नहीं हुआ। निर्णय हुआ लोदी वंश के भाग्य का। लोदी वंश का सूर्य अस्त हो गया। पानीपत के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। अपनी इसी उदारता के कारण बाबर को कलंदरी भी कहा जाता है या कलंदर भी कहा जाता है। अगला जो युद्ध बाबर ने लड़ा भारत में वह था खानवा का युद्ध 1527 में। यह युद्ध राजपूतों के विरुद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व मेवाड़ के राणा सांगा या संग्राम सिंह कर रहे थे। खानवा नामक जगह आगरा से 40 किलोमीटर दूर स्थित है और खानवा का युद्ध घटित हुआ है 17 मार्च 1527 ईस्वी को। इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से हसन खान मेवाती, महमूद लोदी, आलम खान लोदी और मेदिनी राय ने भाग लिया था। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस युद्ध को जिहाद कहा। जिहाद मतलब धर्म युद्ध, धर्म के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध, और मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर की समाप्ति की घोषणा की। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी मतलब धर्म योद्धा, धर्म प्रचारक। राणा सांगा को हराने के बाद राणा सांगा के सहयोगी चंदेरी के शासक मेदिनी राय को 29 जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी के युद्ध में पराजित किया और चंदेरी पर बाबर ने अधिकार कर लिया। बाबर ने इस युद्ध के अवसर पर भी जिहाद का नारा दिया था और कहा जाता है कि युद्ध के बाद युद्ध में शहीद राजपूतों के कटे हुए सिरों की मीनार उसने बनवाई थी। और इस युद्ध के बाद चंदेरी की राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था। जौहर से आप सभी भली भांति परिचित हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने पद्मावत देख रखी होगी। जब राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद रानी पद्मावती और किले में स्थित अन्य सभी महिलाएं जलती हुई आग में कूदकर जौहर कर देती हैं ताकि शत्रु से स्वयं को बचा सके। तो चंदेरी की महिलाओं ने जौहर किया। अगला जो युद्ध है वह है घाघरा का युद्ध। बाबर ने 6 मई 1529 को घाघरा के युद्ध में बिहार और बंगाल की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। इस युद्ध के बाद बाबर का इस युद्ध के जो परिणाम थे, यह युद्ध शुद्ध रूप से निर्णायक युद्ध नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी इस युद्ध के बाद बाबर का भारत पर स्थायी रूप से अधिकार हो गया। वस्तुतः 1529 ईस्वी में बाबर ने पूर्वी भारत में प्रवेश किया और घाघरा के युद्ध में बंगाल और बिहार के नुहानी अफगान शासकों को पराजित किया, जिन्होंने लोदी वंश के पतन के बाद बिहार में स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर ली थी। पानीपत की हार के बाद इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को नुहानियों ने शरण दी थी और उसे दिल्ली के शासक के रूप में पुनः से बिठाने के लिए वे प्रयत्नशील थे और इस प्रयास में बंगाल का सुल्तान भी उनकी सहायता कर रहा था।
परिस्थिति और संकटपूर्ण बन जाए, लोदी फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लें, ऐसी स्थिति बनने से पहले ही बाबर इस स्थिति पर नियंत्रण करना चाहता था। इसलिए घाघरा की लड़ाई में वे आमने सामने हो गए और उसने नुहानियों को अपनी सत्ता मानने के लिए बाध्य किया। घाघरा की विजय बाबर की अंतिम विजय थी। अगले वर्ष 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसे आगरा में नूरे अफगान नाम के एक बाग में दफनाया गया, जिसे कि अब आराम बाग कहा जाता है। किंतु कुछ समय बाद उसे काबुल में ले जाकर उसके पार्थिव शरीर को काबुल ले जाकर उसी के द्वारा चुने हुए स्थान पर उसे दफना दिया गया। बाबर के भारत आगमन के बाद, कुषाण साम्राज्य के बाद पहली बार उत्तरी भारत में काबुल और कंधार भी शामिल हुए थे। अब अगर हम बाबर के द्वारा किए गए कुछ प्रशासनिक सुधारों की बात करें, ज़्यादा सुधार करने का तो उसे मौका नहीं मिला। वह निरंतर युद्ध में रत रहा। जीते हुए साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने, उसमें सुधार करने का समय और अवकाश उसके पास कम था। लेकिन फिर भी बाबर ने लोदी राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन किया और निरंकुश सहकारी राजत्व के स्थान पर, पंचायती वाले राजत्व के स्थान पर, जहाँ पर राजा को समान लोगों में से एक माना जाता है, समकक्षों में से प्रथम माना जाता था, के स्थान पर दैवीय शक्ति पर आधारित निरंकुश राजत्व की स्थापना उसने की। और भारत विजय के बाद उसने पादशाह या बादशाह की पदवी का प्रयोग किया, सम्राट की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और बड़े सरदार अथवा बेग सुल्तान के सेवक माने जाने लगे, बादशाह के सेवक माने जाने लगे। आप देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में राजा क्या कहला रहा है? सुल्तान कहला रहा है। और मुगलों ने क्या किया? उन्होंने राजा को बादशाह या पादशाह कहा। उसने राजा और विभागीय अध्यक्षों के बीच में एक प्रधानमंत्री रखा, जिसे यह पद मीर खलीफा को दिया गया। जागीरदारी प्रथा में भी कुछ परिवर्तन किए। हालांकि ये परिणाम परोक्ष थे, लेकिन इनके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। आर्थिक क्षेत्र में बाबर की इन विजयों का परिणाम ये निकला कि भारत का व्यापारिक संबंध कंधार और मध्य एशिया तक जुड़ गया, जिससे विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। सांस्कृतिक जीवन में अगर हम बाबर की उपलब्धियों को देखें तो बाबर के आने से कुछ नई परंपराएं प्रारंभ हुई। उसने दरबार में फारस की संस्कृति का प्रचार किया और सुखमय जीवन बिताने के लिए कई राजमहल, तलघर, बावड़ियाँ, हम्माम और बाग बनवाए। इन सब का प्रभाव ये पड़ा कि लोग उसके शासन को अधिक सभ्य और स्थायी समझने लगे। उसने आगरा और काबुल के बीच 15-15 मील पर की दूरी पर चौकियों की स्थापना की, जहाँ 6 घोड़े रहते थे और इनके द्वारा उसे शीघ्र ही सूचनाएं मिल जाया करती थीं। बाबर ने भारत में कुछ नए उपकरण और नई सैनिक पद्धतियों का भारत से परिचय करवाया। भारत में तोपों का प्रयोग बाबर का ही योगदान है। तुलुगमारण पद्धति अर्थात दुश्मन की सेना को किनारे से घेरना, जो कि मध्य एशिया के युद्धों की विशेषता थी, उज़्बेकों द्वारा आविष्कारित पद्धति थी। उस पद्धति को बाबर ने भारत में सफलतापूर्वक प्रयोग किया। उसने अपने प्रशासन को भी अर्धसैनिक रूप में संगठित किया, सामंतों को अनुशासन में रखा और वंशानुगत जमींदारी पर रोक लगाई। लेकिन विघटनकारी तत्वों पर पूर्णतः नियंत्रण रखना उसके लिए संभव नहीं हो पाया। उसने दिल्ली और आगरा के खजानों को काबुल तक के लोगों को इनाम देने में रिक्त कर दिया और इस कारण उसे स्वयं आर्थिक कष्ट का अनुभव करना पड़ा और उसके उत्तराधिकारियों को बड़े कष्ट झेलने पड़े।
व्यक्तिगत तौर पर बाबर एक सुसंस्कृत व्यक्ति था। उसे तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था। वह अच्छा लेखक और कवि था। उसकी आत्मकथा जो कि चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई है, तुजुक-ए बाबरी, तुर्की साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत में उसने कई उद्यानों और भवनों का निर्माण कराया जिनके अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। इसका प्रभाव भारतीय स्थापत्य कला पर हुआ। बाबर के संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि उसने एक पद्य शैली, जिसे कि मुबैयां कहा जाता है, मुबैयान, उसकी शुरुआत की। बाबर का जो आत्मकथा है तुजुक-ए बाबरी, जो कि तुर्की में लिखी गई है, उसका फ़ारसी में अनुवाद अब्दुर रहीम खानेखाना ने किया और अंग्रेज़ी में उसका अनुवाद इर्स्किन और मिसेस बेवरिज द्वारा किया गया है। अलग अलग 2 अंग्रेज़ी अनुवाद है, एक मिसेस बेवरिज का और दूसरा इर्स्किन का। बाबर ने सड़कों को नापने के लिए गज़-ए-बाबरी नामक माप का प्रयोग किया, जो बाद में भी चलती रही। अब हम बात करें बाबरनामा की, तो बाबरनामा में उसने भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा, भारतीयों के जीवन स्तर, यहाँ की फसलों, पशु पक्षियों, फूलों और फलों का विस्तृत वर्णन दिया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाबर ने न केवल एक नए राज्य व वंश की स्थापना की, बल्कि एक नई सांस्कृतिक परंपरा को भी उसने प्रारंभ किया। इस तरह से एक विजेता के रूप में आपने बाबर की उपलब्धियों को देखा और इस आधार पर आप अपना आंसर तैयार कर पाएंगे। इसी के साथ थैंक यू। अगले वीडियो में हम हुमायूं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।